हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि कन्फाइंड स्पेस यानी कि क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस में काम करते वक्त हमें कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, कन्फाइंड स्पेस एंट्री की क्या प्रोसीजर होती है, कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले हमें क्या मेक श्योर करना होता है, कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन डिफिशियंसी यानी कि क्या होता है और ऑक्सीजन इनरिचमेंट यानी कि क्या होता है, होल वॉचर हो, कन्फाइंड स्पेस एंट्री अटेंडेंट हो या फिर इंट्रेंट हो या फिर सुपरवाइजर हो, इनकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अब ये जो कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा है। अब इसको एक ही वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये हमारा कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी का पार्ट 1 है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस यानी कि होता क्या है। तो कन्फाइंड स्पेस यानी कि ऐसा एरिया कि जहां पर लिमिटेड एक्सेस और इग्रेस होता है, यानी कि वो जो एरिया है वो पार्शियली इनक्लोज होता है, जहां पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी या फिर ऑक्सीजन की इनरिचमेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ जो फ्लैमेबल गैसेस है या फिर वेपर्स है वो वहाँ पर एक्यूमुलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो कन्फाइंड स्पेस है ये कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कन्फाइंड स्पेस है ये रेगुलर काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वर्कर को या फिर एम्प्लॉय को वहाँ पर जाकर कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन होना, क्लीनिंग होना, मेंटेनेंस होना या फिर कोई रिपेयर होना। कन्फाइंड स्पेस में छोटी सी ओपनिंग होती है जहाँ पर आपको एंट्री करने के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उस एंट्री के वक्त आपका जो बॉडी पार्ट है वो वहाँ पर टच भी हो सकता है या फिर एग्जिट के दौरान आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो उस वक्त आपको रेस्क्यू प्रोसीजर के कंप्लायंस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस के हज़ार्ड्स क्या है। तो सबसे पहला हज़ार्ड है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, तो यानी कि जहरीली गैसेस वहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है, वो एक खतरा है। सेकंड है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में फायर एंड एक्सप्लोजन भी हो सकता है, वो भी एक हज़ार्ड है। थर्ड आता है पुअर वेंटिलेशंस। कन्फाइंड स्पेस चारों तरफ से जब क्लोज हो जाता है तो वहाँ पर नेचुरल एयर नहीं मिलती, जिसके कारण आपको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता, यानी कि पुअर वेंटिलेशंस, वो भी एक हज़ार्ड है। उसके बाद है पुअर इल्यूमिनेशंस। चारों ओर से कन्फाइंड स्पेस क्लोज होने के बाद वहाँ पर अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं देता है, यानी कि पुअर इल्यूमिनेशंस, यानी कि वो भी एक हज़ार्ड है। फिर है ऑक्सीजन डिफिशियंसी। जैसे ही आप कन्फाइंड स्पेस में जाते हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के चांसेस भी हो सकते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन इनरिचमेंट। जैसे मान लो ऑक्सीजन की मात्रा कन्फाइंड स्पेस में कम हो सकती है, वैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ भी सकती है। फिर आता है इम्प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस, यानी कि जैसे ही आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड एक्सेस और इग्रेस अवेलेबल होता है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। उसके बाद है सफोगेशंस, यानी कि नेचुरल एयर न होने के कारण वहाँ पर आपको सफोगेशन भी हो सकता है। फिर उसके बाद है एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए PTW चाहिए। PTW यानी कि परमिट टू वर्क। उसके बाद जो भी पर्सन्स को कन्फाइंड स्पेस में काम करना है उन सभी के पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले उस कन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, और गैस टेस्टिंग जो है वो ऑथराइज पर्सन से ही होनी चाहिए, यानी कि AGT मतलब ऑथराइज गैस टेस्टर। उसके बाद जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो वहाँ पर होल वॉचर होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके पास एंट्री और एग्जिट लॉक शीट रहेगी। उसके बाद जो भी पर्सन्स कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं उनके साथ रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेशन बनाए रखना है। उसके बाद वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन देना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि हम वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाकर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए। इल्यूमिनेशन के लिए आपको 24 वोल्ट का लाइट ही वहाँ पर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस वहाँ पर प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान वहाँ पर जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं उन सबको पता होना चाहिए, मतलब इमरजेंसी के वक्त आपको क्या सावधानी बरतनी है उस सब के बारे में उन सभी को पता होना चाहिए।
फिर उसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, जैसे कि स्ट्रेचर हो गया, हार्नेस हो गया, क्रेन हो गया, या फिर ट्राइपॉड हो गया, स्काबा हो गया, फर्स्ट एड किट हो गई। ये सारे इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। ऑक्सीजन डिफिशियंसी के बारे में, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के बारे में। तो दोस्तों, जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में काम करते हो तो वहां पर आपको ऑक्सीजन डिफिशियंसी का सामना करना पड़ सकता है। तो खास तौर से एयर में से जो उसका 1/5 है उतना जो है हम ऑक्सीजन जो है हम सांस लेने के लिए लेते हैं, और बचा हुआ जो एटमॉस्फेयर में 4/5 है वो जो है वो नाइट्रोजन से कंप्राइज होता है। ज्यादातर जो एयर मॉनिटर है उनको सेट किया रहता है एक वार्निंग अलार्म के तौर पर कि वहां पर वो ट्रिगर करे जब भी एयर में से ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है 19.5%। और ये वो लेवल है कि जहां पर एटमॉस्फेयर को कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है। जब भी ऑक्सीजन लेवल जो है वो अगर ड्रॉप हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ परसेंट भी अगर वो ड्रॉप हो जाता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो दिखाई देता है। जैसे कि ह्यूमन सेल्स को जो रेगुलर ऑक्सीजन मिल रहा है वो वहां पर डिलीवर नहीं होता है, इसकी वजह से वहां पर इमीडिएट रिडक्शन जो है वो दिखाई देता है। तो इसकी वजह से ह्यूमन के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, और उसकी जो इंडिविजुअल जो एबिलिटी होती है काम करने की वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन डिफिशियंसी है ये अगर 19.5% से अगर नीचे नीचे अगर आती है तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में। तो अगर ऑक्सीजन लेवल जो है वो अगर 16% के ऊपर अगर आती है तो इसका जो इम्पैक्ट है ये इंडिविजुअल पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है कि उसका जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, या फिर उसको रैपिड जो है वो ब्रीथिंग लेना पड़ रहा है, या फिर उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन लेवल है ये अगर 12.5% पर अगर आता है तो क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है जो इंडिविजुअल पर्सन्स है उसके रेस्पिरेशन के ऊपर यहाँ पर अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से नौसेवा हो या फिर वोमिटिंग हो वो भी उसको हो सकती है, और यहाँ पर परमानेंट जो हार्ट डैमेज है वो भी रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है। चलिए जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन लेवल 10% पर अगर आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में। तो अगर ऑक्सीजन लेवल 10% पर अगर आता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिविजुअल पर्सन्स के ऊपर कि उसकी जो एबिलिटी है मूव होने की इधर से उधर वो खत्म हो सकती है, या फिर उसका जो कॉन्शियसनेस है वो भी वहां पर लॉस हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन लेवल का ये जो रिडक्शन होता है ये हो सकता है कंबशन के इफेक्ट्स के कारण, जैसे कि माइक्रोबायल जो एक्टिविटी है जैसे कि फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसके कारण भी ऑक्सीजन लेवल का रिडक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद है कि टैंक हो या फिर पाइप हो उसका जो इंटरनल सरफेस है उसका ऑक्सीडाइजेशन होना या फिर रस्टिंग होना, उसके कारण भी ऑक्सीजन जो लेवल्स है उसमें रिडक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद है कि ऑक्सीजन जो है वो डिस्प्लेस हो सकता है अनादर गैस से, जैसे कि नाइट्रोजन हो या फिर ऑर्गन हो उसके कारण भी। तो इन कारणों की वजह से कन्फाइंड स्पेस में जो ऑक्सीजन लेवल है उसमें रिडक्शन हो सकता है। चलिए अब जानते हैं ऑक्सीजन इनरिचमेंट के बारे में। तो ये जो ऑक्सीजन इनरिचमेंट है ये एक जेनरिक नेम है उन गैसेस या फिर लिक्विड्स के बारे में जिसमें ये हजार्ड इन्वॉल्व है। जैसे कि ये जो गैसेस है या फिर लिक्विड्स है इसमें जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है ये 21% से भी ज्यादा होता है। अगर एयर में ऑक्सीजन जो है वो अगर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहता है तो उसके कारण जो है फायर और एक्सप्लोजन होने की जो रिस्क है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जब हम एयर में जो फायर है उसके साथ में कंपेयर करते हैं तो जो ऑक्सीजन इनरिच जो एटमॉस्फेयर है वहां पर अगर आग लगती है तो वो जो आग है वो ज्यादा हानिकारक होती है, उसका हायर टेम्परेचर होता है और वहां पर ज्यादा मात्रा में हीट भी बाहर निकलती है। चलिए अब जानते हैं ऑक्सीजन इनरिचमेंट यानी कि ऑक्सीजन का बढ़ जाना उसके पीछे क्या कॉमन कॉजेस है उसके बारे में। तो इसमें इंक्लूड है जैसे कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसका लीक हो जाना, या फिर फॉल्टी पाइप कनेक्शंस हो, या फिर इनकरेक्ट लिक्विड गैस का डिस्पोजल करना हो, या फिर कटिंग या फिर वेल्डिंग प्रोसेस हो। तो ये जो है ये कॉमन कॉजेस होते हैं ऑक्सीजन इनरिचमेंट के लिए। मतलब आपको यहाँ पर समझ जाना है कि अगर ऑक्सीजन लेवल 23.5% से अगर ज्यादा है एटमॉस्फेयर में तो उसकी वजह से जो है वहां पर आग लगने का और एक्सप्लोजन होने का जो खतरा है वो वहां पर बढ़ जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहला है कि वहां पर वर्क परमिट होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि कन्फाइंड स्पेस में जो भी पर्सन्स इंटर करने वाले हैं उन सभी का टूल बॉक्स मीटिंग वहां पर कंडक्ट करना है। फिर उसके बाद है कि वहां पर अटेंडेंट यानी कि स्टैंड बाय मैन को हमें असाइन करना है
ताकि वो जो भी पर्सन्स इंटर वहाँ पर कर रहे हैं कन्फाइन स्पेस में उसके साथ कम्युनिकेशन कर सके। फिर उसके बाद है कि सेफ्टी अटेंडेंट जो है वो प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए और वो ऑथराइज होना चाहिए गैस टेस्टिंग इक्विपमेंट का यूज़ करने के लिए। फिर उसके बाद है कि जो भी इंट्रेंस है यानी कि कन्फाइन स्पेस में काम करने वाले जो भी पर्सन्स है उन्होंने बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल करना है और हो सके तो उन्होंने अपनी बॉडी हार्नेस को लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना है ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी रेस्क्यू करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। फिर उसके बाद है कि लाइटिंग के लिए 24 वोल्ट का लाइट ही वहाँ पर यूज़ करना है और वो जो कनेक्शन है वो अटैच होना चाहिए GFCI से या फिर ELCB से। फिर उसके बाद है कि वहाँ पर इमरजेंसी रेस्क्यू टीम जो है वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए और ये जो है ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। फिर उसके बाद है कि कन्फाइन स्पेस में अगर कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है तो जो स्टैंड बाय पर्सन्स है उसने कन्फाइन स्पेस के अंदर एंट्री नहीं करना है जब तक वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँच नहीं जाती। फिर उसके बाद है कि उस एरिया को बैरिकेड करना है और वार्निंग साइन बोर्ड वहाँ पर प्लेस करना है। चलिए अब जानते हैं कि कन्फाइन स्पेस में एंट्री करने से पहले क्या मेक श्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला है कि वर्क परमिट वहाँ पर कंप्लीट है क्या, ये आपको मेक श्योर करना है। फिर उसके बाद है कि उस कन्फाइन स्पेस में गैस टेस्ट हुआ है क्या, वो भी आपको मेक श्योर करना है। फिर उसके बाद है कि उस स्पेस को आइसोलेट किया है क्या, वो भी आपको मेक श्योर करना है। फिर उसके बाद है कि उस स्पेस में वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी पर्सन्स कन्फाइन स्पेस में एंट्री करने वाले हैं उन सभी का वहाँ पर पेप टॉक होना चाहिए यानी कि टूल बॉक्स टॉक मीटिंग होना चाहिए और उनको वहाँ पर समझाना है कि कन्फाइन स्पेस में कौन से हजार्ड हो सकते हैं और उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है और फिर उसके बाद कन्फाइन स्पेस में एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये मेक श्योर करना है आपको कन्फाइन स्पेस में एंट्री करने से पहले। होल वॉचर यानी कि होता क्या है? होल वॉचर जिसे हम कन्फाइन स्पेस अटेंडेंट भी कहते हैं या फिर उसे स्टैंड बाय मैन भी कहा जाता है, लेकिन बस इनके जो नाम है वो अलग है। यानी कि किसी कंपनी में अगर आप जाते हो तो वहां पर होल वॉचर का जॉब आपको दिया जाता है या फिर कन्फाइन स्पेस अटेंडेंट का जॉब दिया जाता है या फिर स्टैंड बाय मैन का भी जॉब दिया जाता है। बस आपको ये समझना है कि तीनों जो है वो एक ही है, इनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो आता है वो सेम ही होता है, इनका जो रोल है वो सेम ही होता है। यानी कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी एक ही है। तो मेन ड्यूटी होती है होल वॉचर की कि उसे कन्फाइन स्पेस के अंदर जो भी इंट्रेंस जाते हैं तो उनको मॉनिटर करना होता है। इसके अलावा जो भी फिजिकल कंडीशंस होती है कन्फाइन स्पेस की और कन्फाइन स्पेस के सराउंडिंग एरिया की, उसे भी उसको मॉनिटर करना होता है। तो ये इसकी मेन ड्यूटी होती है। होल वॉच जो होता है वो कन्फाइन स्पेस के जो काम होते हैं उसके एसोसिएटेड होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्टोरेज टैंक के अंदर अगर उसके अंदर जो भी अगर आपको काम करना हो या फिर वेसल के अंदर अगर काम करना हो तो उसके लिए जो है आपको कन्फाइन स्पेस अटेंडेंट यानी कि होल वॉच की ज़रूरत होती है। होल वॉचर को कन्फाइन स्पेस के अंदर जो भी वर्कर्स काम करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन करते रहना होता है। इनकेस अगर कन्फाइन स्पेस में अगर कोई अगर इमरजेंसी हो जाती है या फिर कन्फाइन स्पेस के बाहर अगर कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है तो उस वक्त होल वॉचर को जो है रेस्क्यू टीम को अलर्ट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वेदर कंडीशंस में कोई चेंजेस आते हैं और उस वेदर कंडीशंस के कारण अगर कोई अगर हजार्ड क्रिएट होता है तो उस वक्त कन्फाइन स्पेस के अंदर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उन सबको असिस्ट करने का काम जो है वो होल वॉचर का होता है। और होल वॉचर को साथ में उनको ये बताना होता है कि बाहर की कंडीशन ऐसी है तो आपको जो है कन्फाइन स्पेस को तुरंत में जो है वो छोड़ना है। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि प्राइमरी जो ड्यूटी होती है होल वॉचर की वो ये होती है कि इन केस अगर कोई अगर इमरजेंसी अगर हो जाती है तो उस वक्त उसको जो है अलार्म को रेज करना होता है और उस कंडीशंस में होल वॉचर को खुद होकर कन्फाइन स्पेस में इंटर नहीं करना है उन पर्सन्स को रेस्क्यू करने के लिए। इसके अलावा उसको अलार्म को रेज करना है ताकि जो भी रेस्क्यू प्रोफेशनल्स है वो वहां पर आकर उस मैटर को अटेंड कर सके। और एक बात है कि होल वॉचर की जो पोजीशंस है उसके बगैर उसको दूसरा जो काम है वो वहां पर परफॉर्म नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं कि कन्फाइन स्पेस एंट्री अटेंडेंट की क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अटेंडेंट ने जो भी इंट्रेंस है उनको मॉनिटर करना है जॉब के वक्त और साथ ही में जब भी कोई इंट्रेंस एंट्री करता है या फिर एग्जिट करता है तो उसकी सेफ्टी के बारे में भी उसको हेल्प करना है। फिर उसके बाद है कि अटेंडेंट ने अपनी पोस्ट को दूसरे पर्सन्स को नहीं देना है जब तक कन्फाइन स्पेस में काम चल रहा है। फिर उसके बाद है कि अटेंडेंट ने जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है कन्फाइन स्पेस में उसके बारे में बार बार मॉनिटर करते रहना है। फिर उसके बाद है कि कन्फाइन स्पेस का एक्सेस जो है वो उसको कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर इमरजेंसी असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड कराना है।
फिर उसके बाद है कि अटेंडेंट को ये पता होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या हजार्ड्स है और उसके अराउंड में क्या हजार्ड है और उसके ऊपर उसने एक्शन लेना चाहिए। फिर उसके बाद है कि अटेंडेंट के पास कन्फाइंड स्पेस वर्क का रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे कि गैस टेस्ट रिजल्ट और जो भी पर्सन्स वहां पर एंट्री किए हैं उन सभी का एंट्री लॉग उसके पास होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इंटर्न की जिम्मेदारी के बारे में, यानी कि जो भी पर्सन्स कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंटर्न को ये एश्योर करना है कि जो भी कन्फाइंड स्पेस का एरिया है वहां पर प्रॉपरली वेंटिलेशन है, वो जो एरिया है वो आइसोलेटेड है, एम्प्टी है या फिर एंट्री के लिए सेफ है। फिर उसके बाद है कि वो कन्फाइंड स्पेस से इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं जब भी उनको कोई परेशानी हो। फिर उसके बाद है कि इंटर्न को सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है और साथ ही में जो भी प्रोसीजर्स है जॉब के प्रति वो भी उसको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद है कि कन्फाइंड स्पेस में जो भी काम होने वाला है, यानी कि जो भी टास्क उसको करना है उसके बारे में वो फैमिलियर होना चाहिए और साथ ही में उस जॉब की क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है वो भी उसको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि एप्रोप्रिएट पीपी की जब भी उसको जरूरत हो तब उसने उसका इस्तेमाल करना है। चलिए अब जानते हैं कि सुपरवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सुपरवाइजर को ये एश्योर करना है कि जो भी इंटर्न है उनको एडुकेट प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, यानी कि जो भी लॉगआउट टैगआउट सिस्टम है उसको वेरीफाई किया गया है और जो भी वहां पर हजार्ड्स है उनको सिक्योरली आइसोलेटेड किया गया है। फिर उसके बाद है कि उसने अटेंडेंट अथॉरिटी को सपोर्ट करना है और वो भी कन्फाइंड स्पेस के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद है कि सुपरवाइजर को ये एश्योर करना है कि जो भी पर्सन्स वहां पर काम करने वाले हैं उस कन्फाइंड स्पेस में, तो उनको वहां के जो भी हजार्ड्स है उसके बारे में पता हो। फिर उसके बाद है कि सुपरवाइजर को एश्योर करना है कि कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले वहां पर जो रेस्क्यू टीम है वहां पर अवेलेबल है, यानी कि रेस्क्यू जो सर्विसेज है वो वहां पर प्रोवाइड है, ये उसको एश्योर करना है।